नमस्कार, मैं स्वास्तिका। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के अभी तक के मुख्य समाचारों पर। भारत का एआई मिशन देश को विश्व स्तरीय और मानव हितैषी एआई शक्ति बनाने पर है लक्षित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, एनडीए सरकार का फिर से बनना तय, जल्द होगा सीट शेयरिंग का ऐलान। पूर्णिया के पूर्व जदयू सांसद संतोष कुशवाहा समेत कई बागी नेता राजद में हुए शामिल। तेजस्वी ने कहा, जल्द खत्म हो जाएगा जदयू। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 व्यक्तियों की हुई मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की शोक संवेदना व्यक्त। स्विट्जरलैंड के पर्यटक पहुंचे मुंगेर, मां चंडिका मंदिर का किया दर्शन, ग्रामीण जीवन का किया अवलोकन। और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती आज। तो ये थी सुर्खियां और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के तीसरे दिन मोबाइल तकनीक से जुड़े विशेषज्ञों के बीच मंथन का दौर चला। इस दौरान कई सत्रों में एआई के भविष्य से जुड़ी संभावनाओं पर चर्चा हुई। मोबाइल कांग्रेस 2025 के तीसरे दिन भारत में एआई फॉर गुड इम्पैक्ट इंडिया सम्मेलन में दूरसंचार विभाग के सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने कहा कि भारत का एआई मिशन देश को विश्वसनीय और मानव हितैषी एआई शक्ति बनाने पर लक्षित है। AI for good vision to a $1.25 billion India AI mission by investing in research, startups, skilling to advance the goals of a secure and inclusive AI ecosystem. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने इंडिया एआई मिशन सत्र को संबोधित करते हुए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एआई को एक अग्रणी साधन के रूप में उपयोग करने पर बल दिया। In order to get more people included into that availability framework and accessibility framework, that is what has actually driven the way that the AI compute effort in India and under the India AI mission has been designed, and that is what a number of international agencies have also found very appealing as a model which can be used for the rest of the global south. संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के C.DOT ने 6G और क्वांटम जैसी तकनीकों में भारत के सामर्थ्य को सामने रखा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत की क्षमताओं को दर्शाया है। पूरे देश में 68 सेंटर बना रखे हैं, जिसमें 60 सेंटर हमारे ऐसे हैं जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में हैं। तो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि देश में कैसे सबको साथ लेके चलें, इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो। तो वही जो स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट में है, गुवाहाटी में है, उसको हम यहाँ लेके आए हैं। C.DOT ने क्वांटम सिक्योरिटी में बहुत अच्छा काम किया है। क्वांटम कम्युनिकेशन में 2 प्रोडक्ट बनाए हैं, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा बनाया है पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जो एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड है। वो आप देखेंगे ये ऑलरेडी हमने डिप्लॉयड है, फील्ड में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो चुकी है। तो ये लिंक सिक्योरिटी के लिए है, जिसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। वहीं यूनिसेल की तरह कई स्टार्टअप भी अपनी प्रतिभा को दर्शा रहे हैं। करंटली अभी हम जो है डेटा सेंटर्स को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि डेटा सेंटर्स में भी बहुत सारे पैसिव कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं डेटा सेंटर्स उसको। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप हमारा डिफेंस और एरोस्पेस का रहेगा, जिसमें हम सिमिलर डिजिटल इंडिया के अंडर जो है नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूरसंचार क्षेत्र के दिग्गजों के बीच एक बेहतर सर्वसुलभ दूरसंचार तकनीकों के विकास पर मंथन लगातार जारी है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। बढ़ते अगले खबर की ओर। विधानसभा चुनाव में नेताओं का दल बदल जारी है। लगातार नेता एक दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। कई नेता ऐसे हैं जो घर वापसी कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल भाजपा कार्यालय में भाजपा के पूर्व नेता अजय निषाद और रमा निषाद पार्टी में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दोनों का स्वागत करते हुए कहा कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार का बनना तय है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। विकास की चर्चा
और विकास ही हमारा जो है आने वाला चुनाव का मुद्दा बन रहा है। इसलिए हम अजय निषाद जी और रमा निषाद जी का स्वागत करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में पटना में कल राजद संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। बैठक के बाद भाई वीरेंद्र ने बताया कि महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग पर फाइनल चर्चा हो चुकी है। इसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सारे अधिकार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को अधिकृत कर दिए गए हैं। लालू प्रसाद ही सीट और उम्मीदवारों का चयन करेंगे। वहीं शक्ति सिंह यादव ने कहा कि सीटों के बंटवारे का फैसला लालू प्रसाद करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। हर 243 जहां विधानसभा है, गठबंधन करने का भी हम लोगों ने अधिकार दिया है और अपने पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करने का भी उम्मीदवार दिया है, और हर कोई जिसको मिलेगा उसकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बैठक थी संसदीय दल की। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए सभी मेंबरानों ने ये पूरी तरह से निष्ठा जाहिर की कि गठबंधन करने का सीटों के बंटवारों के लिए पूरी तौर पर अधिकृत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को की गई। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके पर्ण, उनकी साख जो है बिहार की आवाम में है, एक एक व्यक्ति जानता है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं, जो करते हैं। देखिए, हम लोग का जो संगठन का है, अपने अपने क्षेत्र में लोग जाएंगे, काम करेंगे संगठन पर। जो हमारे कार्यकर्ता है उस सबको भी निर्देश दिया जाएगा कि अपने अपने बूथ पर मजबूती के साथ इस बार की चुनाव जो है कि जो हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष का है तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हम लोग को ईमानदारी के तरह, जैसे कार्यकर्ता जुझारू बन करके काम करे क्षेत्र में। और लोग होता है कि किसी को टिकट नहीं मिला तो नाराजगी जताते हैं, लेकिन सरकार बनाइए, हर सूरत में सरकार बनना चाहिए। केंद्रीय कोयला खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि सरकारी नौकरी देने का तेजस्वी प्रसाद यादव झूठा दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री यादव सत्ता में आने के लिए जनता से ऐसे वायदे कर रहे हैं। कि कौन सा मेथड अपनाएंगे, कौन सा उनका ब्लूप्रिंट है जिसके माध्यम से नौकरी दे देंगे। देखिए, चुनाव जीतने के लिए इतने स्तर नीचे जा सकते हैं, एक कल्पना से परे है। एक आम आदमी से भी पूछिएगा तो वो भी यही बात कहेगा कि संभव नहीं है। तो ये केवल चुनाव जीतने के लिए एक झूठा आश्वासन देना ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और नहीं तो देखें आप, पहले रेलवे में जब मौका मिला था तो जमीन के बदला, नौकरी के बदला जमीन लेके तब नौकरी दी गई थी। तो कदापि संभव नहीं है। और हम लोग जो घोषणा करते हैं उसको करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वही बात बोलते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी वही बात बोलते हैं जो करते हैं, करके दिखाते हैं। तो उनकी दावे बिल्कुल गलत है। ये आम पब्लिक से, एक गाय चराने वाले से भी पूछिएगा तो वो भी यही कहेगा कि गलत आश्वासन है। पूर्णिया के पूर्व सांसद और जदयू के वरिष्ठ नेता संतोष कुशवाहा ने राजद का दामन थाम लिया। वे तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद में शामिल हो गए। संतोष कुशवाहा धमदाहा में खाद्य उपभोक्ता मंत्री लेशी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। संतोष कुशवाहा को ही हराकर पप्पू यादव ने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव जीता था। तेजस्वी यादव ने कहा कि नए नेताओं के राजद में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो मात्र एक मुझे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो गेट पे दरमान होते हैं उनकी भूमिका मात्र वही रह गई है और उन्हें भी जलील किया जाता है समय समय पे। और जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं जो नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते हैं।
केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने राजद की चुनावी घोषणाओं पर कहा है कि तेजस्वी यादव पहले जंगल राज को याद कर ले, उसके बाद वो कोई नया ऐलान करें। उन्होंने कांग्रेस के आरोप पत्र पर कहा कि एनडीए के शासनकाल में बिहार में जितना विकास हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। जंगल राज याद करें, आज से 20 साल पहले उसका जवाब दें, उसके लिए माफी मांगे बिहार से, उसके बाद कोई घोषणा करें। जितना बिहार में विकास पिछले 20 साल में हुआ है उतना कांग्रेस के किसी भी प्रदेश में पूरे 65 सालों में नहीं हुआ। उसका उदाहरण कांग्रेस के लोग दें। हमारे पास तो 1000 से ज्यादा बातें हैं बताने के लिए नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार का कितना विकास हुआ है। बिहार भाजपा प्रभारी विनोद तावड़े ने कहा है कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान में से कोई नाराज नहीं है, सामान्य बातचीत चल रही है, जल्द ही सीट बंटवारे पर फैसला हो जाएगा। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सीट शेयरिंग का फैसला करने में समय लगता है। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला फंसा था वो हो गया, कोई फंसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि मैं जानता हूं कि सब सीट शेयरिंग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। सीट शेयरिंग की घोषणा जल्द हो जाएगी। चिराग पासवान ने कहा कि जहां मेरे पीएम नरेंद्र मोदी खड़े हैं वहां मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जल्दी फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन में सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैनिफेस्टो आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद में जो काम डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके अकॉर्डिंग टू काम हम लोग करेंगे। कब तक सर फैसला होगा सीट शेयरिंग? उम्मीद करते हैं जल्दी हो जाना चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती है जो सोच लेते हैं कि भाई ये हमारी इच्छा ये है कि हम चाहते हैं कि सरकार बने हमारी, तो हम कुछ करके दिखाएं, तो उसमें आदमी सुझाव देता भाई हम ये भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब मैनिफेस्टो आएगा गठबंधन का तब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नवल किशोर चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गोपालपुर विधानसभा और बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए बनाए गए डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। इस अवसर पर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि डिस्पैच काउंटर और वीवीपैट के रखरखाव के लिए उचित प्रबंध किए जा रहे हैं। पर्व त्योहार में कभी भी ये डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ना हमारे काम से पर्व त्योहार डिस्टर्ब होगा, ना पर्व त्योहार में हमारा काम डिस्टर्ब होगा। सुरक्षा को लेकर क्या तैयारी है सर? सुरक्षा को लेकर के अभी हम लोग 13 से करीब 24 जगहों पे चेक पोस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसकी तैयारी हम लोग लगभग कर चुके हैं। अभी भी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम हमारी तैयार है, क्यूआरटी की टीम तैयार है और चप्पे चप्पे पे हमारे जो जवान हैं वो फ्लैग मार्च भी कर रहे हैं और तैनात भी हैं। तो पूरी सुरक्षात्मक व्यवस्था करा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नवादा में नामांकन की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जीविका से जुड़ी लहरिया की दीदियों ने रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया। रंजू देवी और सुलेखा देवी ने कहा कि लोगों को मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। जिस मतदान में जिस सरकार को चुने, जिस विधायक को चुने, वो आगे का विकास करे। या रैली, इस तरह का कार्यक्रम लगातार किए जा रहे हैं और अभी जब तक चुनाव खत्म नहीं होती है तब तक इसे अभियान के रूप में हम लोग मनाएंगे और सभी दीदियाँ इसमें जीविका की जोर शोर से जुड़ी हुई हैं।
मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 की हालत बेहद गंभीर है। मामला जिले की मीनापुर थाना क्षेत्र के खेमाईपुर गांव की है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। मीनापुर थाना के प्रभारी राम इकबाल प्रसाद और स्थानीय लोगों ने बताया कि देर शाम पिकअप वैन और ट्रैक्टर के बीच हुई सीधी टक्कर में यह हादसा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हादसे पर शोक संवेदना व्यक्त की है। इसमें 4 व्यक्ति की मृत्यु हुआ है, अन्य लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। हरका मांसाहारी के लोग ये जो हमारे गांव से हरका मांसाहारी से और कुछ लोग पुरैनिया से सब गए हुए थे शिवरा स्थान मेला, वहां से लौटते क्रम में खेमाई पट्टी के दरही पट्टी के आसपास एक गाड़ी और थी, कोई गाड़ी है जिसको हम नहीं जान रहे हैं, और पिकअप में दोनों में टक्कर हुआ है, जिसके कारण से 3-4 आदमी का मौत हो गया। 4 आदमी का, जो हरका मांसाहारी का एक बंधु सहनी है और एक बिंदा सहनी है। ये दोनों आदमी हरका मांसाहारी के हैं और एक चंदेसर सहनी है जो पुरैनिया का है। 3 आदमी डेथ कर गए हुए हैं और 2-3 आदमी का नाजुक हालत। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के पुरानी मोतिहारी रोड स्थित एक मॉल में चल रही निजी कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया है। फर्जी कंपनी के द्वारा विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर विभिन्न जिलों और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के करीब 300 व्यक्तियों को एयर टिकट और फर्जी वीजा थमाकर लगभग 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की उगाही की गई। सिटी एसपी कोटा किरण कुमार और पीड़ितों ने पूरे मामले की जानकारी मीडिया को दी। इंपीरियल एंटरप्राइजेस ये नाम पे वो कंसल्टेंसी चला रहा था। इसी दौरान 2-3 महीने से कई लोगों को 10-20 लोग अभी हमारे पास आ गए हैं। उन लोगों से पैसा लेके बाहर विदेश भेजने का नाम पे पैसा वगैरह लेके अभी फर्जी टिकट, कुछ लोगों को फर्जी टिकट कटवाया है, कुछ लोगों को वीसा दिलवाने के नाम पे पैसा लिए हैं। अभी वो ऑफिस बंद करके गायब हो गए हैं। उन लोगों के खिलाफ ये आवेदन लेके हम केस दर्ज किए अहियापुर थाना में और इसमें अनुसंधान भी चलते आ रहा है। ट्रेजर यूनिवर्सिटी में जमा किए थे पैसा और वो लोग फ्रॉड कर दिया हम लोग के साथ, और हम लोग सीवान से आए हैं और इतना लंबा, और इसके लिए कहीं जाएंगे कमाएंगे कुछ, और ये लोग फ्रॉड करके चला गया। सर विदेश जाने के नाम पर हम लोग से 90 हज़ार रुपया दिया गया है और ये 13 तारीख के फ्लाइट के फर्जी टिकट और फर्जी वीजा के एयरपोर्ट से हम लोग रिटर्न आ गए। सब कि हम लोग से झूठ बोले थे कि बेनिंग में इसका चल रहा है काम, इसीलिए आप लोग यहाँ काम कीजिए, इसके बाद अगर अच्छा रहा तो कंपनी आपको कनाडा बुला लेगी, ये करके बात हुआ था। और हम लोग यहाँ आके संपर्क किए थे कि कितना दिन से आप लोग का ये चल रहा है यह ऑफिस, तो बोल रहे थे 2 साल से चल रहा है, जबकि यहाँ से हम लोग पता किए तो ये 2 महीने से चल रहा है। ये फर्जी काम एक हो गया। दूसरा हम लोग का फर्जी काम हुआ है कि ये कंपनी के साथ हम लोग झूठा नाम डाले हैं, प्लस टिकट भी नकली ही है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में जिन नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें लोकनायक जयप्रकाश नारायण का नाम प्रमुख है। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मे जयप्रकाश नारायण के लोकनायक बनने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर देखिए एक खास रिपोर्ट। अपने जीवन में संतों जैसा सम्मान केवल 2 नेताओं ने प्राप्त किया। एक महात्मा गांधी थे तो दूसरे जयप्रकाश नारायण। इसलिए जब सक्रिय राजनीति से दूर रहने के बाद जेपी ने 1974 में सिंहासन खाली करो कि जनता आती है के नारे के साथ वो मैदान में उतरे तो सारा देश उनके पीछे चल पड़ा, जैसे किसी संत महात्मा के पीछे चल रहा हो। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने विचार, दर्शन, उच्च आदर्श और अनोखे व्यक्तित्व से न सिर्फ देश की दिशा तय की, बल्कि आम आदमी की कल्पनाशीलता को भी जगाया। जेपी आंदोलन के नाम से मशहूर संपूर्ण क्रांति आजाद भारत में पहला सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जिसने इंदिरा गांधी की सरकार को हिला दिया, नेताओं की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया और राजनीतिक जीवन में ईमानदारी लाने की कोशिश की। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में हुआ था। स्कूली शिक्षा पटना के कॉलेजिएट स्कूल से हुई। बाद में कॉलेजिएट स्कूल छोड़कर बिहार विद्यापीठ में दाखिला ले लिया। 1920 में 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ।
बिहार विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद 1922 में उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, होटलों में काम किया। उन्होंने अमेरिका से ही बीए और एमए की डिग्री हासिल की। अमेरिका से वापस लौटने के बाद 1929 में वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने पर 1932 में उन्हें जेल जाना पड़ा। 1932 में नासिक जेल में कारावास के दौरान उनका संपर्क अनेक समाजवादी नेताओं से हुआ। दिसंबर 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में जयप्रकाश ने लोगों से आह्वान किया कि दूसरे विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत में ब्रिटिश शोषण को रोका जाए और ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंका जाए। इस वजह से अंग्रेजों ने उन्हें 9 महीनों के लिए दोबारा जेल में डाल दिया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब जेपी ने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर आंदोलन को चलाया। हालांकि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था। लेकिन 9 नवंबर 1942 को दिवाली के मौके पर वो अपने 6 साथियों के साथ जेल से फरार हो गए। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत होकर सक्रिय रूप से काम किया। ब्रिटिश शासन के अत्याचार से लड़ने के लिए नेपाल में उन्होंने एक आजाद दस्ता बनाया। कुछ महीनों के बाद सितंबर 1943 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और अप्रैल 1946 में वो रिहा हुए। 70 के दशक की शुरुआत में जब देश का आम आदमी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्ट शासन तंत्र से पीड़ित था, तब जेपी का एक दूसरा रूप देखने को मिला। 1974 में गुजरात के छात्रों ने उनसे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ नवनिर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया। उसी वर्ष जून में उन्होंने पटना के गांधी मैदान में एक जनसभा से शांतिपूर्ण संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इस आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से ही जनता ने उन्हें लोकनायक के खिताब से नवाजा। इस आंदोलन के अंत में आपातकाल की घोषणा हुई, जो बाद में जनता पार्टी की जीत में तब्दील हुई और मार्च 1977 में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। आपातकाल के दिनों में जेल में बंद रहने के दौरान उनकी तबीयत काफी खराब हो गई, जिस वजह से 12 नवंबर 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। किडनी खराब होने की वजह से 8 अक्टूबर 1979 को पटना में जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। 1965 में उन्हें लोक सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वाजपेयी सरकार ने 1999 में मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। और अब अगली खबर, केंद्र सरकार पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसी के तहत स्विट्जरलैंड के 10 पर्यटक मुंगेर पहुंचे। वे कोलकाता से वाराणसी की यात्रा पर निकले थे, जो गंगा नदी मार्ग से मुंगेर पहुंचे। पर्यटकों ने मुंगेर मुख्यालय के पूर्वी छोर पर स्थित शक्तिपीठ मां चंडिका मंदिर का दर्शन किया। पर्यटकों के साथ द्विभाषीय गाइड भी थे, जिन्होंने जर्मन भाषा में मां चंडिका मंदिर का ऐतिहासिक महत्व बताया। गाइड ने बताया कि विदेशी पर्यटकों ने मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण भी किया और गांव वालों की जिंदगी को नजदीक से महसूस किया। अभी चंद्रिका स्थान जा। हर साल 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन पूरी दुनिया लड़कियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त करने के दृष्टिकोण से एक स्वर में एकजुट होती है। लाती हूँ संकट के अग्रिम मोर्चे पर लड़कियां। इस पंक्ति को बालिकाओं के नेतृत्व वाले संगठनों और नेटवर्कों द्वारा तैयार किया गया है, जो दुनिया भर में विभिन्न संकटों के बीच नारी शक्ति के नेतृत्व को मान्यता देने का आह्वान करता है। वर्तमान में जारी यूनिसेफ के आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में 122 मिलियन लड़कियां स्कूल से बाहर हैं, जिसमें 34 मिलियन प्राथमिक स्कूल और 87 मिलियन माध्यमिक स्कूल जाने वाली लड़कियां शामिल हैं। साथ ही वैश्विक स्तर पर श्रम बल भागीदारी के मामले में लैंगिक अंतर विश्व में अभी खत्म नहीं हुआ है। एक आंकड़े के अनुसार महिलाओं की श्रम बल में सहभागिता के मामले में दक्षिण एशिया 26%, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्र 20%, लैटिन अमेरिका 53% और पूर्वी एशिया में 59% दरें देखी गई है, जो कि अभी भी पुरुषों की दरों से कम है। बीजिंग दस्तावेज के 30 वर्ष पूरे होने पर विश्व को अब ये पहचानने की जरूरत है कि क्या हमने लैंगिक समानता के लिए वो कीर्तिमान हासिल किए हैं जिसको विश्व को अपेक्षा थी। वैसे दुनिया भर में लड़कियां आज की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।
जलवायु न्याय के लिए अपनी आवाज मुखर कर रही और दुनिया भर से हिंसा के अंत की मांग कर रही है। बड़ी बात यह है कि आज की महिलाएं अपनी चुनौतियों और समाधानों के लिए खुद लड़ना चाहती हैं, जो बताता है कि आज की नारी आत्मनिर्भर बन रही है। हमेशा से भारत लड़कियों को आगे रखने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। ऐसे में मौजूदा भारत सरकार के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं देश भर में चलाई गई, जो भारत की नारियों को आत्मनिर्भर बनाने के साथ लड़कों के मुकाबले हर दृष्टिकोण से बराबरी का हक भी दिला रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप अब भारत लगातार ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में साल दर साल अपनी रैंकिंग में सुधार कर रहा है। वहीं दुनिया भर में यूनिसेफ लड़कियों के नेतृत्व वाले समूहों और नेटवर्कों के साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम कर रहा है जहां नीति निर्माण, कार्यक्रमों और मानवीय प्रतिक्रियाओं में लड़कियों की आवाज न केवल सुनी जाए बल्कि उन पर अमल भी किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बढ़ते अगले खबर की ओर। जहानाबाद से राजद सांसद डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ आर्म्स एक्ट मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी शशांक शुभंकर के निर्देश पर शेरघाटी थाने में सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सुरेंद्र यादव पर आरोप है कि उनके द्वारा 3 लाइसेंस पर अवैध ढंग से 5 हथियार संधारित कराए गए हैं। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। के तहत जितने हथियार अनुमान्य हैं उनसे ज़्यादा हथियार उनके पास होने की बात बताई गई और जिसके आलोक में कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया। उसी प्रतिवेदन के आलोक में शेरघाटी में आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। और अब खेल। किशनगंज खगड़ा स्थित शहीद अशफाकुल्लाह खां स्टेडियम में 3 दिवसीय जिला स्तरीय वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जिलाधिकारी विशाल राज और जिला खेल पदाधिकारी प्रहलाद कुमार ने किया। वार्षिक खेल प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। जिलाधिकारी ने कहा कि खेल न केवल शारीरिक विकास का माध्यम है बल्कि ये अनुशासन, टीम वर्क और नेतृत्व जैसे गुण भी विकसित करता है। वहीं खेल पदाधिकारी प्रहलाद कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता के जरिए चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। प्रदर्शन करेंगे और मंडल स्तर पर जो प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी उसमें भाग लेने का मौका मिलेगा और सभी बच्चों को हम शुभकामना देते हैं कि ये जो अवसर प्रदान किया जा रहा है सरकार के द्वारा उसमें अपना रेलवे स्टेशन करवा खेलने के लिए आए हैं और इसमें टोटल 15 गेम का ये आयोजन आज चयन कर किया जा रहा है। इसमें 3 आयु वर्ग में अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग में बच्चे खेल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हो रहे हैं और लड़कियों का संख्या बहुत ज़्यादा भी है। हमें मतलब बहुत ही खुशी हुआ। तो आज के युवाओं को हमें कहना चाहिए कि वो इस दौर में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत का एआई मिशन देश को विश्व स्तरीय और मानव हितैषी एआई शक्ति बनाने पर है लक्षित। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, एनडीए सरकार का फिर से बनना तय, जल्द होगा सीट शेयरिंग का ऐलान। पूर्णिया के पूर्व जदयू सांसद संतोष कुशवाहा समेत कई बागी नेता राजद में हुए शामिल। तेजस्वी ने कहा, जल्द खत्म हो जाएगा जदयू। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 व्यक्तियों की हुई मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की शोक संवेदना व्यक्त। स्विट्जरलैंड के पर्यटक पहुंचे मुंगेर, मां चंडिका मंदिर का किया दर्शन, ग्रामीण जीवन का किया अवलोकन।
और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती आज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।